मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। शादी के लाल जोड़े पर बस गोटा ही लगाकर उसे दुल्हन के कपड़ों का टच दिया गया था, क्योंकि ऐसा ही कम कीमत का जोड़ा मेरा गरीब पिता मुझे दे सकता था। मैं खूबसूरत थी, इसीलिए इस साधारण जोड़े में भी अच्छी लग रही थी। मेरी सहेलियां मेरे पास बैठकर मुझे शाहरुख के नाम से छेड़ रही थीं। मेरे पिता एक कंपनी में मामूली सी नौकरी करते थे, इससे बस हमारा गुजारा ही होता था। फिर मेरे माँ बाप ने कर्ज लेकर मेरा थोड़ा बहुत दहेज बना लिया था। यहाँ तक कि 18 कैरेट के सोने के टॉप्स मेरी सास के लिए भी बनवाए थे। मेरी बारात आ चुकी थी। शादी का इंतजाम मेरे पिता ने घर के आंगन में ही किया था, क्योंकि बारात बस 30 लोगों पर मुश्तमल थी और अब्बा ने कहा कि इतने लोगों का इंतजाम हमारे आंगन में आराम से हो जाएगा। बारातियों की आमद पर ढोल की आवाज ने मेरे दिल की धड़कनों को भी बढ़ा दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी सज गई थी। नाचने गाने की आवाजें अब मेरे आंगन से उठ रही थीं। मेरे छोटे भाई बहन और सहेलियां बारात देखने आंगन में जा चुकी थीं। दिल तो मेरा भी बेकरार था कि अपनी बारात को देखूं, लेकिन मैं अपनी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं दुल्हन थी। मैं अभी अपने दिल की बेकरारी को ही संतुलित नहीं कर पाई थी कि जब मेरा 10 साल का भाई मेरे कमरे में आया। वह बहुत खुश था और कहने लगा, आपकी शादी पर नाचने के लिए हिजड़े आए हैं, जिनसे आपको बहुत डर लगता है। बहुत भंगड़ा डाल रहे हैं। हमारे आंगन में बहुत मज़ा आ रहा है। यह कहकर वह बाहर चला गया। मेरे छोटे भाई बहन मुझसे बहुत घनिष्ठ थे। अपनी छोटी छोटी बातें भी मुझसे ज़रूर करते थे। एक तरफ मेरे दिल में मायके से अलग होने का गम भी था, क्योंकि मेरी उम्र बस 18 साल ही हुई थी कि मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता पड़ गई। मुझसे छोटी 2 बहनें और थीं और सबसे छोटा बस एक ही भाई था। मेरा रिश्ता हमारी पड़ोस वाली आंटी ने करवाया था। अयाज उनके दूर के रिश्तेदार थे, बस तुरंत ही रिश्ता तय हुआ था। रिश्ता होते ही मेरी सास ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्ता तय होते ही लड़के के घर वालों को कपड़े दिए जाते हैं। यह मेरी सास की पहली फरमाइश थी। मेरी माँ ने अपने कानों में पहने गोल्ड के टॉप्स बेचे और मेरे ससुराल वालों को अच्छे कपड़े दिए। इसके बाद तो जैसे यह सिलसिला चल ही निकला था। उचित फर्नीचर की हर चीज़ मेरे पिता ने मुझे इधर उधर से कर्ज लेकर बनवा कर दी थी, ताकि मेरी बेटी की ससुराल में इज्जत हो सके। मैं अपने माता पिता की जितनी भी कदर करती, उतनी ही कम थी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बाहर हलचल हो रही थी और मेरा दिल ऐसे खुश था जैसे सारी रौनकें मेरे ही आंगन में सजी हैं। बिना देखे मैं भी बाहर हो रहे हंगामे से खुश हो रही थी। अचानक ढोल की आवाज़ एकदम बंद हो गई और न जाने क्यों एकदम से चुप्पी छा गई, जैसे आंगन में कोई हंगामा हो ही नहीं रहा। फिर मेरे मन में आया कि शायद निकाह शुरू हो चुका है, लेकिन फिर मेरे पिता की रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया। मेरे कमरे की खिड़की भी आंगन में खुलती थी, लेकिन मैं खिड़की के पास नहीं गई कि अगर किसी की नज़र मुझ पर पड़ गई तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसी दुल्हन है। लेकिन अब अपने पिता के रोने और गिड़गिड़ाने पर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं उठकर खिड़की के पास आ गई, वहां जाकर खड़ी हुई और मैंने सावधानी से वह खिड़की खोली तो देखा कि मेरे पिता मेरे ससुर के पैरों में बैठे कह रहे थे, खुदा के लिए मेरी बेटी की बारात को वापस ले जाकर मत जाओ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वे लोग क्यों मेरी बारात वापस ले जा रहे थे, ये सोचकर मैं परेशान हो गई। मेरे दिल की धड़कनें अजीब थीं। मेरी सास और मेरे होने वाले पति के माथे पर भी बल थे। मेरे ससुर कहने लगे, तुम लोगों को दामाद की इज्जत और सम्मान करना नहीं आता। मेरी बिरादरी मुझ पर बातें बना रही है कि किन कंगाल लोगों में हीरे जैसे बेटे का रिश्ता तय कर दिया है। अब यहाँ तो आप लोग मेरे बेटे को दहेज में कार दोगे, या फिर यह बारात बिना शादी और रुखसती के वापस जाएगी। ये सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान ही गिर गया था। मेरा पिता ऐसे उनके सामने शर्मिंदगी से हाथ जोड़े हुए था, जैसे गरीब होना उसका सबसे बड़ा गुनाह है और बिना दहेज के मेरी शादी मेरा सबसे बड़ा दोष है। मैं इस कदर परेशान थी कि इससे ज्यादा क्या हो सकता था। किसी की बेटी की बारात का इस तरह लौट जाना कोई आम बात तो नहीं थी। माँ बाप की इज्जत पर जो हर्फ आना था वह अलग बात थी। यह एक लड़की के मुंह पर जिल्लत का तमाचा था। दुनिया तो इसे करमजली बदनसीब कहकर ही मार डालती। उसका दोबारा रिश्ता होना संभव नहीं था। सब यही कहते कि निश्चित रूप से लड़की में ही कोई कमी थी, जो इस तरह बारात वापस लौट गई। और जो फरमाइश इन लोगों ने की थी, मेरा पिता अपने आप को भी बेचकर उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता था। हमारे जैसे सफ़ेद पोशों की बेटियां इसी वजह से पिता की चौखट पर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि उनके माता पिता के पास लड़के वालों की फरमाइशी सूची पूरी करने के पैसे नहीं होते। मैं इस तरह थी कि काटो तो खून नहीं निकले। मेरी माँ मेरी सास के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। पल में हमारा घर खुशियों के बजाय गमों की तस्वीर बनकर रह गया था। वहां मौजूद सभी लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे
और वह व्यक्ति जो मेरा ससुर बनने जा रहा था बेहिसी की तस्वीर बना खड़ा था। मेरा पढ़ा लिखा पति अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए मेरे पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। कहने लगा, जब ये लोग मुझे अभी इज्जत नहीं दे रहे तो शादी के बाद क्या देंगे। मुझे उस व्यक्ति की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। क्या इज्जत का संबंध पैसों से होता है? जिनके पास देने के लिए ढेर सारा दहेज नहीं होता, क्या वे अपने दामाद की इज्जत नहीं करते? मुझे आज यह बात समझ में आ रही थी कि क्यों बेटी पैदा होने पर हम जैसे लोगों के चेहरे पर चिंतन की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वजह यही है कि बेटियों की खातिर पिता बिक नहीं सकते। मेरा दिल खून के आंसुओं रो रहा था। मेरे पिता के आंसू बहकर गर्दन से नीचे जा रहे थे और उनके जोड़े हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। अपनी इज्जत की खातिर मेरा वह पिता, जो गरीबी में कम रोटी तो खा लेता था लेकिन किसी के सामने झुककर अपनी ज़रूरतों का सवाल नहीं करता था, आज मेरी इज्जत की भीख किसी भिखारी की तरह मांगने पर मजबूर था। मैं बहते आंसुओं के साथ बाहर आंगन में आ गई। मुझे देखकर सब बाराती मुझे हैरानी से देखने लगे। मैंने जाकर अपने पिता के जोड़े हाथ पकड़ लिए और कहा, अब्बा, बस बहुत हो चुका, कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी के सामने भी इस तरह झुकने की। उन्हें बारात वापस लेकर जानी है तो ले जाई। मुझे खुद ऐसे घर नहीं जाना जो सारी जिंदगी मेरे पिता का दहेज और पुरानी रस्मों के नाम पर खून सुखाते रहे। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, तौबा तौबा, लड़की की जबान कितनी लंबी है। दुल्हन बनी न शर्म है न गैरत। अच्छा हुआ जो इन लोगों की असलियत हमारे सामने अभी खुल गई। मेरी बात को वह औरत कितना गलत रंग दे रही थी। वहां बारात के साथ आई औरतें मेरी सास की गुल्फशानियां सुनकर भांति भांति की बोलियां बोलने लगीं। मेरी माँ मेरे पास आकर मुझे चुप हो जाने के लिए कहने लगी। वे लोग अपनी बारात वापस ले जाने लगे। मेरा पिता उन्हें हाथ पकड़ पकड़ कर रोक रहा था, उनकी मिन्नत कर रहा था, ऐसा मत करो, मेरी नेक और पाकबाज लड़की बदनाम हो जाएगी। कोई उसकी बारात लेकर मेरी दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। खुदा के लिए मेरी बच्ची के साथ जुल्म मत करो। अपने पिता की बेबसी देखकर मेरा दिल कट के रह गया था। मेरी वजह से जो गम उन्हें मिला था, मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं अंदर दफन हो जाऊं। वहां मोहल्ले के लोग खड़े अब भी हमारा तमाशा देख रहे थे। एक तरफ ख्वाजा सरा खड़े थे, जो शायद अपने पैसों के चक्कर में नाचने गाने आए थे। मेरा पिता वहीं जमीन पर ढह गया। मैं जल्दी से उनके पास गई, उन्हें बाजू से पकड़कर सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन मेरे पिता की रंगत बिल्कुल फक्सी हो गई थी। कहने लगे, मेरी बच्ची की बारात अब कभी नहीं आएगी, कोई उसे इज्जत नहीं देगा। न जाने क्यों उन्हें मेरा गम खाए जा रहा था। उनके हाथ और पूरा वजूद थर थर कांप रहा था। उनके आंसू निरंतर बहते जा रहे थे। मेरी माँ, बहनें, भाई सब रो रहे थे। अभी यही गम मेरे पिता से सहा नहीं जा रहा था कि जब हमारे दरवाजे के सामने दीग वाले की सोजुकी आकर खड़ी हो गई। मेरे बारातियों के लिए खाने की दीगें आ चुकी थीं। अब्बा ने खास दीग वाले से मिन्नत की थी कि भाई, बेटी के ससुराल का मामला है, खाना निर्धारित समय पर ही देना ताकि गर्मा गर्म खाना बारातियों को मिल सके। लेकिन अंदर का शोकाकुल दृश्य देखकर वे लोग भी चुप हो गए थे। मेरे अब्बा अब खड़े होकर मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर कहने लगे कि खुदा के लिए मेरी बेटी से कोई निकाह कर ले। मेरी बच्ची की आज रुखसती नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। लेकिन सभी चुप खड़े रहे। कोई मर्द मोमिन ऐसा न था कि ऐसे हालात में मुझे अपनी इज्जत बनाता। यह मेरे पिता की बेबसी की आखिरी हद थी। लेकिन मोहल्ले वाले भी कतराते हुए घर से बाहर निकलने लगे जब एक ख्वाजा सरा मेरे पिता के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, चाचा, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। मैं तो अभी अपनी बारात के वापस लौट जाने का ही मातम मना रही थी। एक हिजड़े के मुंह से यह बात सुनकर तो मेरे होश भी उड़ने लगे। एक हिजड़े से मेरी शादी कैसे हो सकती थी, सोचकर भी मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी आने लगी थी। मुझे तो बचपन से ही इन ख्वाजा सराओं से डर और आतंक सा महसूस होता था। बेशक इस व्यक्ति ने मेरे पिता का दिल रखने के लिए कहा होगा। मेरा पिता ऐसा तो कभी नहीं कर सकता। मैं भी यही सोच रही थी और अब इस हिजड़े को देख रही थी। फिर सामने खड़े निकाह ख्वाह से कहा कि आप मेरी बेटी का निकाह शुरू कर दें। ये सुनकर तो मैं बुरी तरह से चकरा गई। अब्बा ऐसे कैसे कर सकते थे? बेशक उनका गम बड़ा था, सदमा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझ पर भी वैसे ही गम का पहाड़ टूट पड़ा था। अभी तो मैं वहीं सह नहीं पाई थी कि अब्बा की बात ने तो मुझे चकरा के रख दिया। मैंने अब्बा का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब्बा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे किसी हिजड़े से शादी कर सकती हूँ? मुझे तो सोचकर भी डर सा आने लगा था। मुझे तो उनसे पहले ही डर महसूस होता था। मुझे याद आने लगा जब हमारा भाई पैदा हुआ था तो अब्बा ने घर पर हिजड़ों को नचवाया था और मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके डर के मारे अंदर बैठी रहती थी। अब्बा कहने लगे, राबिया, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तेरी 2 छोटी बहनें और हैं और अगर आज तू रुखसत होकर नहीं गई तो तेरी बहनों की शादी में भी रुकावट आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती थी?
मैंने कहा, अब्बा ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। मैं कैसे किसी ख्वाजा सरा से शादी कर सकती हूँ। वह मुझे अलग कमरे में ले गए। मेरी इज्जत रख ले राबिया। मैं रोने लगी लेकिन चुप हो गई। मैं शायद पहली लड़की हूँ जिसकी शादी किसी ख्वाजा सरा से हो रही थी। मैं ऐसी थी कि मेरे अस्तित्व में जान ही बाकी नहीं रही हो। मैं अपने पिता के घर से अपना बेजान अस्तित्व लिए रुखसत हुई थी। टैक्सी में पिछली सीट पर एक हिजड़े के साथ बैठते मुझे बेहद डर महसूस हो रहा था। वे 3 हिजड़े थे जो मेरी बारात के साथ ही नाचने के लिए आए थे। मैंने तो आंख भरकर उन्हें देखा भी नहीं था। एक टैक्सी ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठा था और 2 मेरे साथ पिछली सीट पर। पूरा रास्ता टैक्सी में मेरी सिसकियां ही गूंजती रहीं। अपने होने वाले पति के बारे में मैंने आज की रात के लिए बहुत से सपने देखे थे, लेकिन यह नहीं पता था कि मेरी रात एक हिजड़े के साथ गुजरेगी। इस सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। मुझे आने वाले समय का सोचकर डर लग रहा था। मैं लगातार रो रही थी। गाड़ी एक छोटे से पिछड़े इलाके के एक छोटे से घर के सामने रुकी। उस हिजड़े ने, जो मेरा पति था, मेरी गाड़ी से उतरने में मदद की। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने के बाद वह मुझे अपने घर ले गया, लेकिन जैसे ही मैं उस घर में दाखिल हुई, एक तूफान सा बदतमीजी देखने को मिली। वहाँ 4-5 और हिजड़े थे जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उनकी उम्र 15 से 16 साल थी। मेरे पति की डांट फटकार पर वे लोग सीधे हो गए और मुझे अजनबी चेहरों से देखने लगे। हमारे साथ आए दूसरे हिजड़े ने उन्हें बताया कि गुरु ने इस लड़की से शादी कर ली है। वह गुरु नाम का हिजड़ा शायद वहाँ का बड़ा था। यह सुनते ही वे 16 साल के 17 हिजड़े नाचने गाने लगे। एक बेहंगम सा शोर मच गया था। मैं तो पहले ही अपने दुखों से चूर अस्तित्व के साथ वहाँ दाखिल हुई थी। ढोल नाच गाने ऐसे शुरू हुए जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। मैं मेन गेट पर खड़ी अपनी जिंदगी का वह तमाशा देख रही थी जिसका तस्वुर भी एक औरत को जिंदा दफन करने के लिए काफ़ी था। मेरे पूरे अस्तित्व में उस समय बिजली सी दौड़ गई जब मेरे हाथ को उस हिजड़े ने पकड़ा जो मेरा पति था। मैंने अभी तक उसे नज़रें उठाकर नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में सोचकर ही मुझे डर सा लगने लगा था। मुझे अपने इस हाथ से गंदगी और घृणा महसूस हो रही थी। जो हाथ उस हिजड़े के हाथ में था वह मुझे सामने बने कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बच्चों को खाना खिलाकर आता हूँ। ये कहकर वह बाहर चला गया। बाहर एक शोर मचा था। वे छोटे हिजड़े लड़के कह रहे थे कि गुरु तो कहकर गया था कि शादी पर जा रहा है, वापसी पर खाना लेकर आएगा, बिरयानी और शोरबा लाएगा। हम क्यों सूखी रोटी के साथ आमलेट खाएं? कैसी दुल्हन है तुम्हारी? कैसी शादी की है तुमने जो खाना तक नहीं दिया? बाहर की सारी आवाज़ें अंदर आ रही थीं, लेकिन गुरु नाम के व्यक्ति की एक दहाड़ पर चुप्पी छा गई। अंदर कमरे में बैठी मैं भी कांप के रह गई। वह कहने लगा, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, जल्दी से खाना खाओ और जाकर सो जाओ। इसके बाद बाहर से किसी शोर की आवाज़ नहीं आई। 1 घंटे तक अपनी बदकिस्मती पर रोते रोते मातम मनाती रही। जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा दिल सीने में थम सा गया। दरवाज़ा बंद होने पर मुझे लगा जैसे मेरा सांस घुटने लगा हो। एक हिजड़े की संगत का सोचकर मेरी आत्मा तक कांप गई थी। वह व्यक्ति उस समय महिलाओं के कपड़ों में नहीं था, बल्कि पुरुषों की शलवार कुर्ता में था। लेकिन मेरा हाल यह था कि आज मेरा दम ही निकल जाएगा। मेरे पेट में जैसे गांठें सी पड़ने लगी थीं। उसने कहा, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। ये कहकर उसने मेरा कांपता हुआ हाथ थामा। उसके हाथ और मेरे हाथ में ज़्यादा फर्क नहीं था। उसके हाथ बिल्कुल महिलाओं की तरह थे। निकटता का सोचकर मेरी हालत बदलने लगी थी। मेरा मन बुरी तरह से चलने लगा था। मैं लंबे लंबे सांस भरने लगी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है या मेरे अस्तित्व से जान निकल रही है। मैं अपने होश हवास खो बैठी। मैं बेहोश हो चुकी थी। बात ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी लड़की ऐसी स्थिति में या तो मर सकती है या बेहोश हो सकती है। मैं भी बेहोश हो चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेली उस बिस्तर पर थी और वह व्यक्ति ज़मीन पर बिस्तर बिछाए सो रहा था। मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा था। शक्ल से वह लड़का ही लग रहा था, लेकिन महिलाओं की तरह साफ सुथरा था। हाथ पैर की बनावट भी वैसी ही थी। रंगत गोरी थी, लेकिन पलकों की लंबाई भी थी। सिर के बाल हालांकि पुरुषों की तरह छोटे थे। मैं भी उस समय उसी लाल किनारे वाले कपड़े में थी। मैंने कमरे में मौजूद अलमारी खोली तो बहुत से महिलाओं के कपड़े रखे हुए थे। चूंकि मैं एक हिजड़े की पत्नी थी, मुझे कपड़े आसानी से मिल सकते थे। मैंने एक कड़वी सोच को सोचा जो कि सच थी। मैंने अपने कपड़े बदले और जब वॉशरूम से बाहर आई तो वह व्यक्ति उठ गया था। उसने मुझ पर एक गहरी नज़र डाली थी। उसकी बेकरार सी नज़र पर मेरे अस्तित्व में चींटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई थीं। मुझे अपनी स्थिति पर आश्चर्य हुआ था। वह पुरुष तो नहीं था, लेकिन उसकी नज़र ने मुझे गड़बड़ कर दिया था।
मैं सिमट कर बिस्तर पर बैठ गई। वह सीधे वॉशरूम गया और बाहर आते ही कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आया और कहा, इसे पी लो, तुम रात से भूखी हो। मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन मैंने वह गिलास नहीं पकड़ा। वह शायद मेरा सपना भरा चेहरा देखकर मेरी स्थिति समझ गया था। कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चलो शाबाश, इसे पी लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। मेरे हाथ में वह दूध का गिलास देकर वह बाहर निकल गया। मैंने वह घूंट घूंट दूध अपने अंदर उतारा था। फिर वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। 2 दिन मैं कमरे में ही रही थी। इस व्यक्ति ने वास्तव में मुझे कुछ नहीं कहा था, यहाँ तक कि उसने मुझे छुआ तक नहीं था। वह मुझे कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी नज़रें मुझे उलझन में डाल देती थीं। अब मैंने किचन संभाल लिया था। मुझे आश्चर्य इस बात पर था कि जो कम उम्र के हिजड़े थे वे स्कूल जाते थे। मेरा पति उन्हें शिक्षा दिलवा रहा था। हालांकि जब भी वे वापस आते थे तो उनमें से 1-2 रो ही रहे होते थे। कहते थे कि क्लास के लड़के हमारा मजाक उड़ाते हैं। शिक्षक भी अजीब सी नज़रों से देखते हैं। गुरु, तुम क्यों हमें स्कूल भेजते हो? हमें सारी जिंदगी नाच गाना ही तो करना है, पढ़कर क्या करेंगे? लेकिन वह कहता कि मुझे तुम लोगों को शिक्षा दिलवानी है। तुम लोगों की बातों को अगर आज सह जाओगी तो कल जब तुम कुछ बन जाओगी तो यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। मुझे इस व्यक्ति की बात ने आश्चर्य में डाल दिया था। वे 6 हिजड़े थे, 3 22 से 25 साल की उम्र के और 3 16-17 साल के। धीरे धीरे मुझ पर यह राज खुला कि वह व्यक्ति बचपन से इन बच्चों की देखभाल कर रहा था। फिर से उस व्यक्ति ने मुझे कुछ नहीं कहा था। वे 3 हिजड़े नाच गाने के लिए जा चुके थे और रात को देर से लौटते थे। एक बार उस व्यक्ति ने मुझे नए कपड़े भी लाकर दिए थे। मेरा वह बहुत ख्याल रखता था। हमारे बीच एक एहसास का रिश्ता था। मैं भी उसके सारे काम चुपचाप कर दिया करती थी। लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ गए थे। रात को वे तीनों हिजड़े नाच गाने के लिए गए हुए थे जब पिछला दरवाज़ा ज़ोर से बजा। जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो कहने लगा, हम पुलिस वाले हैं। यह सुनकर तो मैं डर गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 युवक अंदर प्रवेश कर गए। कहने लगे, हम इस मोहल्ले के बदमाश हैं। जब से हमें पता चला है कि गुरु ने एक लड़की से शादी कर ली है तो हमने सोचा कि वह किसी काबिल तो है नहीं, तो क्यों ना हम तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दिया करें। उस समय वे छोटे हिजड़े भी सो चुके थे। मैं डर गई। मैंने कहा, निकलो मेरे घर से बाहर, वरना मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन वे मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गए। मेरे चिल्लाने पर वह ख्वाजा सरा उठ कर आ गए। वह मेरा दरवाज़ा बजाने लगे। वह युवक मेरी तरफ गलत इरादे से बढ़ रहे थे कि तभी गुरु वापस आ गया। उसने उन युवकों को खूब मारा और कहा, अगर तुमने फिर से मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाई तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। वे लोग भाग गए। वह बहुत गुस्से में था। पहली बार मुझ पर चिल्लाकर बोला, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला था? मैंने पहले ही उसकी डांट पर रोना शुरू कर दिया था और मैं और भी रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। रात को जब वह कमरे में आया तो मैंने नाराज़गी से अपना मुंह मोड़ लिया। मेरा कोई कसूर तो नहीं था जो कुछ मेरे साथ हुआ था। मुझे हैरानी हुई कि वह नीचे बिस्तर पर सोने के बजाय मेरे पास आकर बैठ गया। मुझसे कहने लगा कि वह एक लड़का है, हिजड़ा नहीं है। वह अनाथालय में पला था, इसीलिए वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन जन्म से उसके हाथ पैर लड़कियों जैसे थे और चेहरा भी ऐसा ही था। जब वह बड़ा हुआ तो लोगों ने उसे लड़का मानने और समझने से इनकार कर दिया। उसे कोई काम पर नहीं रखता था क्योंकि वे कहते थे, तुम हिजड़े हो और जानबूझकर लड़का बने हुए हो। मुझे यही ठीक लगा कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार लूं और ऐसे युवकों की ज़िंदगी संवारूं जो हिजड़े हैं। उन्हें शिक्षा दिलवाकर एक अच्छा नागरिक बनाऊं, न कि कोई नाच गाने वाला। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, लेकिन तुम्हारी शादी पर तुम्हारे पिता को रोते देख मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैंने तुमसे निकाह कर लिया। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता, तुम बेहोश हो गई थी। इसीलिए सोचा कि तुम्हें समय देना चाहिए। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वह व्यक्ति एक बहुत अच्छा इंसान था जिसका इरादा हिजड़ों को अच्छी ज़िंदगी देना था।